हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर वी हैव टू डिस्कस। सो आज हम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पे होता है, कंपनी में होता है। तो हम सबसे पहले कंपनी के मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी डेफिनेशन में ही मेंशन है, कोई भी कंपनी कौन सी होती है, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मीनिंग, जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि मान लीजिए मैंने बोला ये गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर या किसी और पर्सन की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल। तो लेकिन मैंने ये बोला स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल पढ़ाई अच्छी करवाता है, तो मैंने स्कूल को किसकी तरह डिनोट किया, एक पर्सन की तरह। बट सिंस स्कूल की अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कोई लिविंग नहीं है, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसे ही कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है लॉ की नज़रों में, और कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग माने जाते हैं। उसके बाद जैसे पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में कैपिटल तो कैपिटल ही कहलाता है। इसमें क्या होता है, शेयर वर्ड आ जाता है। शेयर, प्रॉपर शेयर का मीनिंग हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है, और जो भी बंदे कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं वो कौन कहलाते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। और अगर किसी एक मेंबर की या सभी मेंबर्स की डेथ भी हो जाए या दिवालिया भी हो जाए, तो कंपनी की लाइफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी चलती रहती है। अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो कोई दूसरा मेंबर आ जाएगा, बट कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब आते हैं कंपनी के फीचर्स पे। तो आर्टिफिशियल पर्सन था, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। तो कानून की नज़रों में कंपनी एक अलग अस्तित्व है अपने मेंबर्स से, कंपनी का। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स इसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है। इनफाइनाइट लाइफ मीन्स कि अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाती है तो भी कंपनी कंटिन्यू रहती है। सभी मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनकी, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लेनदारों यानी कि क्रेडिटर्स का कोई भी हक नहीं होता है। मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग कहलाती है, और जो उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया वो अलग है। देयरफॉर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी अगर पेमेंट करनी पड़ जाए, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। देयरफॉर कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कॉमन सील से यहाँ पे हमारा मतलब है कि जैसे मैं स्टैम्प कह सकती हूँ, मतलब एक साइन की तरह। जैसे मान लीजिए ऐसे गोल वाला है, कोई भी कागज़ है उस पर मेंबर्स के या किसी के भी साइन होंगे तो साथ में हम बोलते हैं ना स्टैम्प लगवा लो, ठप्पा लगवा लो। तो वो ये कॉमन सील है जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कई बार हमने, मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया कि वीएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये स्टैम्प ज़रूरी होगी हर डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद कंपनी के जो शेयर्स हैं, हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपनी का जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो ये शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। ट्रांसफरेबल मीनिंग, अगर मैंने आज कंपनी में 10,000 रुपीज़ लगाए तो मैं कल को ये अपने 10,000 रुपये वापसी ले सकती हूँ, और मेरा जो हिस्सा था, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं, वो मैं किसी और को बेच सकती हूँ। तो दिस इज नोन एज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप मीन्स इसके ऑनर अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। जैसे सोल में क्या होता है, सोल में कोई भी सेपरेशन नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो दुकान का मालिक होता है वही दुकान को चला भी रहा होता है। इसमें क्या है, मालिक कोई और हो सकता है, और मालिक क्या करेगा, किसी को अपॉइंट कर लेगा कि आप कंपनी को चलाइए। तो जैसे आप मैनेजर बन जाइए, या हम कंपनीज में बोलते हैं ना एमबीए करके जॉब लग गई, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑनर्स मतलब जिनका पैसा कंपनी में लगा है। तो कंपनी में दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कंपनी एक ही बात है, कितने टाइप्स की होती है।
पहला टाइप है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, बट ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं होती है। अभी हमने क्योंकि पिछले लेक्चर में पिछले ही पेज पे हमने डिस्कस किया ना कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो जिस कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो वो ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं है। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मीनिंग होगा कि मान लीजिए मैं एक कंपनी की मेंबर हूँ, यानी कि कंपनी की ऑनर हूँ, ऑनरशिप में हिस्सा है मेरा, और मैं ये बोलती हूँ कि मेरी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तक की है। तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैंने गारंटी कितने की दे रखी है, 1 लाख रुपीज़ की, तो मेरे को 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक सीमित है, जितनी मैंने गारंटी दी हुई है, और ये कवराइज होगी अगर कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा तो। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा एक बार एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मान लीजिए मुझे एक कंपनी, जैसे पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप के मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, बस 50 तक होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक कंपनी खोलनी है, कंपनी मीनिंग कि मेरे को ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, मोर मेंबर्स, ठीक है। मान लीजिए 50 में तो पार्टनरशिप भी फॉर्म कर सकते हैं, 200 कम से कम मेंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मान लीजिए मेरी कंपनी के लिए इनिशियली मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मेरे को कैपिटल कितना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज़ का, बट मैं अकेली 1 करोड़ रुपीज़ तो नहीं लगा पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि ये 1 करोड़ को मैं स्प्लिट अप कर देती हूँ 1 लाख शेयर्स इनटू 100 ईच में। मीन्स 1 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है। तो मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने खरीदे 50 शेयर्स, तो डैट मीन्स उसने कितना पैसा लगाया, 50 इंटू 100 रुपये का एक शेयर था, यानी कि उसकी ऑनरशिप 5,000 रुपये की हो गई। मान लीजिए कोई और पर्सन है, उसने खरीदे 100 शेयर, एक शेयर था 100 रुपये का, तो उसकी ऑनरशिप कितने की हो गई, 10,000 शेयर्स की। तो ऐसे ऐसे मैं पर्सन्स को बोलूँगी कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदते चले जाओ, तो जो जितने शेयर खरीदता जाएगा उसकी ऑनरशिप उतनी होती चली जाएगी, उतने हिस्से की, और मुझे धीरे धीरे करके मेरा 1 करोड़ रुपीज़ जमा हो जाएगा, जिसको यूटिलाइज करके मैं पैसे कमाऊंगी, और बाद में जो प्रॉफिट होगा, जिसने जितना पैसा लगाया है उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट शेयर का होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, अगर तो प्राइवेट कंपनी की क्या फीचर है कि मान लीजिए एक पर्सन ने अपने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, तो वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसी के पास रहेंगे, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 200 रुपीज़। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो आम जनता को, नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। अपने आसपास वो किसको बोलेगी, फ्रेंड्स को बोल देगी कि आप खरीद लो शेयर्स, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो खरीद लेगा, लेकिन पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट होती है, एंड पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंपनी है तो सरकारी कंपनी होगी, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि प्राइवेट कंपनी नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए नहीं इनवाइट करती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है वो आम जनता को बोलती है कि आप आ जाओ और मेरे शेयर खरीद लो, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ये सब ऑल्दो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए मैं इसमें केवल ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मींस अगर मैंने प्राइवेट के शेयर खरीदे तो मैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो मैं किसी और को वो शेयर बेच सकती हूँ। इसमें मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स, कितने मर्जी मेंबर इसमें हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या वर्ड लगाना ज़रूरी होता है, लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, वेयर एज प्राइवेट कंपनी के पीछे क्या वर्ड लगाना कंपलसरी होगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वन पर्सन कंपनी। हम किस में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि पब्लिक कंपनी का मीनिंग सरकारी या पब्लिक नहीं होता, ये भी किसी प्राइवेट सेक्टर के बंदे की ही होती है। केवल क्या डिफरेंस होता है कि प्राइवेट कंपनी पूरी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती अपने शेयर्स खरीदने के लिए, एंड पब्लिक कंपनी करती है। फिर वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, वन पर्सन कंपनी को केवल कौन खोलता है? एक सिंगल पर्सन खोलेगा। वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और जिसका पेड अप कैपिटल, मतलब कितनी पूंजी लगी होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा का कैपिटल नहीं होना चाहिए, और 3 साल की एवरेज सेल्स 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा शेयर्स का। शेयर्स का जैसे कि मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन करा है कि मान लीजिए मुझे कितना पैसा चाहिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी किसमें? 1 लाख। मर्जी है आपकी कितने में डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 लाख शेयर्स में, और 100 रुपये का एक है। तो मान लो कि भाई किसी एक बंदे ने खरीदे 1000 शेयर खरीद लिए 100 रुपये का, तो उसकी ऑनरशिप कितनी हो गई? 1 लाख रुपए की हो गई। ऐसे ही कोई और पर्सन है, उसने 2000 शेयर खरीद लिए, तो उसकी ऑनरशिप कितनी हो गई? 2 लाख रुपए की हो गई। ऐसे करते करते 1 लाख रुपीज़ जुड़ जाएंगे, और फिर जो जितना प्रॉफिट होगा, जिसने जितना पैसा लगाया उसको उस हिसाब से प्रॉफिट में शेयर मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी कंपनी का कैपिटल है वो छोटी छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। छोटी यूनिट जैसे कि मैंने बोला ना 100 रुपये का एक, तो हर स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है? शेयर कहलाती है। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। देखो क्या डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदता है, तो इक्विटी शेयर पे क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। डिविडेंड मीनिंग लाभांश, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से उसको कितना शेयर मिलेगा। तो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है। इनको पेमेंट सबसे आखिर में मिलती है, सारी लोन की और टाइप्स की सिक्योरिटीज़ जो भी कंपनी इशू करती है, सारी पेमेंट करने के बाद जो बचा कुचा पैसा है ना, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन इनका एक फ़ायदा है, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक होता है, इनको वोट डालने का हक होता है। ठीक है, और किसी एक साल अगर इनको पैसे नहीं मिले तो वो साल छूट जाएगा, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी साल इनको पैसा मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। मान लीजिए मैंने बोला इधर देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने बोला प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो हर साल कितना डिविडेंड पक्का शेयर होल्डर को मिल जाएगा? 100 रुपये का 10%, यानी कि ₹10 का डिविडेंड शेयर होल्डर को पक्का मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का उनको राइट होता है। हालांकि इनको पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाती है, लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और अगर एक साल इनको डिविडेंड बाय चांस कंपनी को लॉस हुआ, इनको नहीं मिल पाया, तो ये इनका शेयर क्यूमुलेट होता जाएगा। क्यूमुलेट मतलब मान लीजिए एक साल के 10 रुपये नहीं मिले, तो नेक्स्ट ईयर कितने मिलेंगे? 20 रुपये, पिछले साल के 10 रुपये और फिर उस साल के 10 रुपये। तो अब आप कहेंगे फिर हम क्यों खरीद रहे हैं इक्विटी शेयर? क्योंकि इक्विटी शेयर अगर कोई खरीदता है तो उसको राइट टू वोट मिलता है। और मान लो कंपनी को प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ, तो 100 रुपये में से प्रेफरेंस वाले को तो कितने मिल गए? प्रेफरेंस वाले को तो 10 मिल गए ना, बाकी जो 90 बचे वो सारे इक्विटी के हो जाएंगे फिर। हाँ, वो अलग चीज़ है कि मान लीजिए कंपनी को केवल 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप आगे करोड़ हम देख लेंगे। 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इस 15 में से 10 तो किसको मिल जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर को। तो इक्विटी के लिए कितने बचे? केवल 5 रुपये बचे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास काफ़ी ज़्यादा सरप्लस बचता है। इसलिए यूजुअली शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ
और मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा ही पैसा प्रेफरेंस शेयर में डालूंगी या सारा पैसा इक्विटी शेयर में डालूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो मीनिंग कि कुछ पैसा मैं किसी सिक्योरिटी में डाल दूंगी, कुछ पैसा मैं किसी सिक्योरिटी में डाल दूंगी। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वही कि अगर एक साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो डिविडेंड आगे जाके क्यूमुलेट हो जाएगा, मींस अगले साल आने वाले सालों में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पिछले ड्यूज क्लियर करे जाएंगे, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है। अगर किसी एक साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो आगे आने वाले सालों में वो डिविडेंड हमें वापसी नहीं मिलेगा। देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जो फिक्स डिविडेंड है, जैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि 100 रुपये का मान लो प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 10 रुपये का फिक्स डिविडेंड है, बाकी कितना बचा 90 हमने क्या बोला, सारा का सारा किसका होएगा, इक्विटी का होएगा। लेकिन अगर आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे, उसके बाद जो सरप्लस बचा 90 में से फिक्स होता है कि हाँ भी इक्विटी को मिनिमम तो हम इतना फिर दे देंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 60, तो इस 90 में से 60 तो इक्विटी को मिला, उसके बाद फिर से 30 बच गया, इस 30 में से भी कुछ शेयर इनको प्रेफरेंस वालों का मिल जाएगा। मींस फिक्स डिविडेंड देने के बाद भी अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे दी गई, उसके बाद भी कुछ अगर सरप्लस बचता है तो उसमें से भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं तो केवल उनको अपना फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, देखो क्या होता है रिडीमेबल, रिडीम मीनिंग मान लो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर बोला कि आइए मेरे प्रेफरेंस शेयर खरीद लीजिए। कंपनी ने बोले मैंने खरीदे 1000 प्रेफरेंस शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का था, तो इनकी ना फिक्स्ड लाइफ होती है प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी की लाइफ नहीं होती, इक्विटी की ऐसे एसच लाइफ नहीं होती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इनकी लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है, तो 10 साल तक कंपनी यूज़ करती रहेगी ये 1000 रुपये, और हर साल मेरे को 10 रुपये पे जितना भी, मान लीजिए 10% डिविडेंड है, तो हर साल मुझे 1-1 रुपये का डिविडेंड देती रहेगी। फिर जब ये 10 साल पूरे हो जाएंगे ना, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन 1000 रुपये को रिटर्न, इन 1000 शेयर को रिटर्न कर देगी। 1000 शेयर को रिटर्न करना मीनिंग 1000 शेयर 10 रुपये का एक, यानी कि इन 10,000 रुपीज़ को कंपनी वापसी कर देगी और शेयर्स वापसी ले लेगी, ठीक है। आई रिपीट, मान लीजिए कंपनी ने आज के टाइम पे 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक था और उनकी लाइफ थी 10 ईयर्स, तो जैसे लोन होता है, तो 10 साल तक कंपनी इन 10,000 रुपीज़ को यूज़ करती रहेगी, डिविडेंड पे करती रहेगी। फिर जब 10 साल पूरे हो जाएंगे कंपनी वो 10,000 रुपीज़ वापस कर देगी और शेयर होल्डर का काम कंपनी से ख़त्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन होना, मतलब शेयर्स की लाइफ पूरी हो गई और जितना पैसा इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया था वो इन्वेस्टर को वापस मिल जाएगा और वो अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, यानी कि अब से उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन इक्विटी में कोई रिडम्पशन, कोई लाइफ नहीं होती, जब तक कंपनी रहती है तब तक इक्विटी शेयर भी रहते हैं, अगर एक बार वो इशू हो गए तो। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो जिनकी कोई लाइफ फिक्स्ड नहीं होती, बट ऐसे अलाउड ही नहीं होते शेयर्स, देखो जिनकी वैल्यू कंपनी के ख़त्म होने तक नहीं मिलती। लेकिन सेक्शन 55 क्या कहता है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउड ही नहीं है इशू होना, या ऐसे प्रेफरेंस शेयर भी अलाउड नहीं है जिनकी लाइफ 20 साल से ज़्यादा हो। मींस कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि कुछ कंडीशंस अगर पूरी हों वो इक्विटी शेयर में कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। आज हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ शेयर्स भी पढ़े, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड वी डिड काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेयर कैपिटल डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.